अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। और ये वीडियोस का एक सिलसिला रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो लीनियर सर्किट एनालिसिस सीखेंगे। तो बिफोर वी बिगिन के लीनियर सर्किट एनालिसिस हम एक्चुअली में करना शुरू करें, हमें ये सबसे पहले सीख लेना चाहिए कि लीनियर सर्किट एनालिसिस होता क्या है। तो जी सबसे पहले बात करते हैं कि जी सर्किट क्या है, फिर उसके बाद ये लीनियर सर्किट पे बात करते हैं, और उसके बाद इस बात करते हैं कि एनालिसिस क्या होता है। तो सबसे पहले जी सर्किट, कि सर्किट ये है जी एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स फॉर्मिंग अ क्लोज्ड पाथ। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये एक जनरल सर्किट है, और इस सर्किट में आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास कई सारे कंपोनेंट्स हैं। उन कंपोनेंट्स को यहाँ पे नाम दे दिया है 1 2 3 4 5 6 और 7 का, और ये आपस में कनेक्टेड हैं किसी न किसी तरह से। फॉर एग्जांपल जो कंपोनेंट 1 और 2 हैं, ये पॉइंट ए पे कनेक्टेड हैं। कंपोनेंट 2 3 और 7 वो पॉइंट बी पे कनेक्टेड हैं। 3 और 4 सी पे कनेक्टेड हैं। 4 और 5 डी पे कनेक्टेड हैं। और इसी तरह से आप ई का भी कनेक्शन है जो कि 7 6 और 5 कंपोनेंट्स का है, और एफ का भी आप लोग देख सकते हो। तो ये एक हमारे पास सर्किट है, और ये सर्किट एक इंटरकनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं। तो इसलिए ये मतलब ये कंपोनेंट्स जो है वो एक इंटरकनेक्शन बना रहे हैं, तो इसलिए ये एक हमारे पास सर्किट है। अच्छा, अब आपके पास बात करते हैं कि लीनियर सर्किट क्या होता है। हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि लीनियर सर्किट का मतलब क्या होता है। हमारे सर्किट में अगर सारे कंपोनेंट्स का वी आई रिलेशनशिप लीनियर हो। अब लीनियर होने का मतलब ये होता है कि लेट से आपके पास रेजिस्टर है, या कैपेसिटर है, या इंडक्टर है, या दूसरे कंपोनेंट जिनको हम स्टडी करेंगे, अगर उनके लिए ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो कि अगर लेट से रजिस्टर की बात कर लेते हैं, कि अगर रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज बढ़े तो उसका करंट भी इंक्रीज करेगा, और अगर उसका करंट सॉरी उसका वोल्टेज डिक्रीज करे तो उसका करंट भी डिक्रीज करेगा। तो इस तरह का रिलेशनशिप जो होता है वो लीनियर रिलेशनशिप होता है। तो अगर हमारे सर्किट में ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनका वी आई रिलेशनशिप, सारे कंपोनेंट्स का वी आई रिलेशनशिप लीनियर रिलेशनशिप है, तो ऐसे सर्किट को हम लीनियर सर्किट कहते हैं। यानी अगर हम इस सर्किट पे देखें, यानी ये सर्किट वन कंपोनेंट 1 2 3 4 5 6 हैं। अगर इन कंपोनेंट्स का वी आई रिलेशनशिप, यानी कि इस कंपोनेंट 1 का या 2 के अक्रॉस वोल्टेज और उसमें से पास होने वाले करंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है, अगर वो लीनियर है, तो ये सर्किट आपका लीनियर बन जाएगा। यानी इन सारे कंपोनेंट्स का रिलेशनशिप अगर लीनियर है तो ये आपका लीनियर सर्किट बन जाएगा। ओके जी, अब हम बात करते हैं एनालिसिस की। तो एनालिसिस जो है इन सिंपल वर्ड्स और एक बहुत ही आसान अल्फाज में हम ये कर सकते हैं कि एनालिसिस ये होता है कि आपको किसी भी सर्किट में कुछ चीजें गिवन होती हैं, कुछ आपको फाइंड करनी होती हैं। तो एनालिसिस इज फाइंडिंग द अननोन्स। जो अननोन्स हैं वो आपको फाइंड करना होते हैं। तो आपके सर्किट में इक्वेशन जो है वो इस तरह की बन सकती हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, या फिर उसके अंदर दो अननोन हो सकते हैं, या उसके अंदर तीन तीन अननोन हो सकते हैं। तो बेस्ड अपॉन द सिचुएशन आपके पास कुछ नोन्स होंगे, कुछ अननोन्स होंगे। तो एनालिसिस इज फाइंडिंग द अननोन्स। अब एनालिसिस प्रोसेस पे अगर आप एक नज़र करें तो एनालिसिस प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास सर्किट है, उसके लिए आप इक्वेशंस डेवलप करते हैं, लीनियर सर्किट मॉडल फॉर द फिजिकल डिवाइस। यानी ये पूरे सर्किट की बात हो रही है। यानी आपके पास क्या है जी, एक सर्किट होगा, उसका आप एक मॉडल डेवलप करेंगे। मॉडल का मतलब ये है कि उसके लिए आप जो है इक्वेशंस बनाएंगे। उन इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले जाहिर है आप ये सबसे पहले एस्टैब्लिश करेंगे कि आपके सोल्यूशन वेरिएबल्स क्या हैं, यानी कौन सी चीज़ें हैं जो नोन हैं, कौन सी चीज़ें अननोन हैं, और उनके दरमियान क्या ताल्लुक है। उसको लेके आप इक्वेशंस लिखेंगे, और फिर इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे। फिर आपके पास आंसर आ जाएंगे, रिजल्ट्स आ जाएंगे। उन आंसर्स को आप वेरीफाई करेंगे। तो अगर आपके आंसर जो है वो लगता है कि भाई वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजर के तो वो ठीक ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपका
सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप अपना जो है यानी यहाँ पे दोबारा आ सकते हैं। ये आप इक्वेशंस को देख सकते हैं, जो आपने इक्वेशन लिखी हैं क्या उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब इस तरह से ये लूप में चलेगा अगर आपके आंसर गलत हैं तो। ओके जी, तो ये हमारे इस जो लेक्चर सीरीज है, छोटे छोटे लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ इस लेक्चर सीरीज के अंदर। सबसे पहले अब हमने ये बात कर ली है कि भाई लीनियर सर्किट क्या होता है और सर्किट एनालिसिस क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो आपके सर्किट्स में जो क्वांटिटीज हैं जिनका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है वो क्या चीज़ें हैं। यानी इस पूरे चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है तो है कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखने हैं। वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, चार्ज, पावर, एनर्जी क्या चीज़ें हैं, और कुछ यूनिट्स भी आपको दिखाएंगे क्या होते हैं। और फिर हम सर्किट्स की एलिमेंट की बात करेंगे आखिर पे जाल के इस चैप्टर में कि सर्किट एलिमेंट जो है पैसिव होते हैं और एक्टिव होते हैं। और बाय द वे हमारे जो कोर्स है दिस इज ऑल अबाउट दी पैसिव कंपोनेंट्स है। ओके, तो सबसे पहले जैसे आपको दिखाने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास यूनिट्स हैं मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो ये सारे के सारे जो हैं बेस यूनिट्स हैं जिन पे हमने बात करनी है। तो वो जो है आपके ये उनके और थोड़े डिटेल में यूनिट्स आ गए आपके पास। और यूनिट्स के लिए फिर हम लोग जो है वो प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल भी करते हैं। और ये प्रीफिक्सेस जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस साइड पे अगर आगे आ जाएं तो फिर इसमें किलो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और गीगा। और सम टाइम को सिचुएशन में हमें टेरा, बीटा, एक्सा वगैरह भी इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। तो ये उनके 10 के पावर के साथ क्या रिलेशनशिप है, और फिर उनका क्या नाम है और उनका क्या सिंबल है, तो इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं। तो फिर इसके बाद जी हैं डिराइव्ड यूनिट्स, और जिन डिराइव्ड यूनिट्स पे हमारा ये कोर्स है तो उसमें जी एक तो आपके पास पावर है जिसका यूनिट वाट है। फिर उसके बाद कूलम है, उसके बाद जी वोल्टेज है, और फिर उसके बाद ओहम है, फेरेड है, सिमन है। और ये ज़्यादा यूनिट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। ओके जी, ये कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, ये आप लोगों के लिए है। अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर वीडियो पार्ट को आप रोक के स्कूल में पढ़ सकते हैं। अच्छी इंफॉर्मेशन है कि सर्टन सिचुएशन में वोल्टेज और करंट क्या हो सकता है। ओके जी, नेक्स्ट हमने अब बात करनी है सर्किट वेरिएबल्स पर। और सर्किट वेरिएबल्स जो हैं वो क्या हैं और उन पे बात करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि सर्किट वेरिएबल से मुराद जो है वो नोन्स या अननोन्स क्वांटिटीज हैं जो आपको एक गिवन सिचुएशन में कैलकुलेट करना होती हैं। नोन्स और अननोन क्वांटिटीज जो आपने एक गिवन सिचुएशन में कैलकुलेट करनी होती है। तो सर्किट एनालिसिस, बल्कि ये कहना चाहिए कि पूरी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है या दूसरे रिलेटेड फील्ड हैं इसके, उन उन फील्ड्स के अंदर जो बुनियादी क्वांटिटीज हैं, सबसे बेसिक क्वांटिटीज हैं, दे आर वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज एंड करंट की बेसिस पर ही सब कुछ होता है। यानी आगे चल के अगले कोर्सेज में अगर आप कुछ सीखेंगे तो वो सारे का सारा आप वोल्टेज और करंट की बेसिस पर ही सीखेंगे। यानी वोल्टेज की बेसिस पर ही हम बात कर रहे होते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है जी, पावर ट्रांसफर हो रहा है जी, सिग्नल ट्रांसमिशन हो रही है। तो मतलब सब कुछ जो है ना दैट इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। voltage and current, you may say, are the wheels or the thing जिसकी मदद से हम हर एक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। दे आर अबाउट, मतलब वो हमेशा वोल्टेज और करंट से मुतल्लिक ही रहता है। सबसे पहले करंट की बात करते हैं क्विकली। तो करंट क्या है जी? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज essentially a pipeline that facilitates the transfer of charge from one point to another point. The time rate of change of charge at a point in a circuit is known as current। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है आ, मैं यहाँ पे एक डायग्राम सी बना के आपको समझ, लेट्स से ये आपका एक कंडक्टर है
यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं, यहाँ पे हैं, और यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं। तो इनमें से कुछ चार्जेस अगर इस तरफ चले जाते हैं, ठीक है, और चार्जेस की मूवमेंट जो है याद रखें हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में होती है। बाकी एटम्स में से बाकी जो सारे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो उन सारे में से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, बाकी और कुछ मूव नहीं करता। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो अपने पीछे जो है ना प्रोटॉन्स को छोड़ के जाएंगे। तो अगर प्रोटॉन्स को पीछे छोड़ेंगे तो इस तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस तरफ आपका नेगेटिव चार्ज होगा। ये मतलब ये इंस्टेंटेनियसली किसी एक लम्हे में, टाइम के एक छोटे से शॉर्ट हिस्से में अगर ऐसा हो रहा है तो दिस इज करंट। ठीक है, अगले लम्हे में हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाए। तो अगर वापस आ जाएंगे तो अगर इस तरफ पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, इस तरफ आपका नेगेटिव रह जाएगा। यानी आपका ऊपर जो है पॉजिटिव रह जाएगा, नीचे आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी आपका करंट है। मैथमेटिकली हम करंट को लिखते हैं आई ऑफ टी इज इक्वल टू डी क्यू ऑफ टी बाई डी टी। और अगर इसको इन टर्म्स ऑफ हमने चार्ज लिखना हो तो फिर ज़ाहिर है आपको इसका इंटीग्रल लेना होगा। दैट क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू टी आई ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, तो अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से मुतल्लिक उन पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है that it should be noticed that charge is a property of an object like of an electron by which it attracts or repels other objects। यानी चार्ज एक प्रॉपर्टी है, इट्स नॉट समथिंग फिजिकल, ये एक प्रॉपर्टी है। मतलब जैसे अट्रैक्शन या रिपल्शन, आप लोग बचपन में मगनातीसों से खेलते होंगे, मैग्नेट्स के साथ प्ले करते होंगे। तो मैग्नेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं, तो उसी तरह की प्रॉपर्टी चार्ज की है। ओके, फिर है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली। अब इन चार्ज में से यानी एटम्स के अंदर तीन चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और उनमें से सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है। सो द चेंज इन चार्ज विल बी द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं चेंज ऑफ चार्ज की, तो दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस मूवमेंट इज करंट, यानी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करंट है। So let's say point A will be having positive charge while point B will be having negative charge। तो इसका एक्चुअली मतलब ये है कि अगर पॉइंट ए पे पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं या बहुत कम हैं, एज कंपेयर्ड विद पॉइंट बी के जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। अब ये कुछ और चीजें हैं कि आपका करंट जो है उसमें जीरो कब हो सकता है या उसकी नॉन जीरो वैल्यू कब हो सकती है। सबसे पहले तो आप इस डेफिनेशन पे देखें कि चेंज इन चार्ज इज जीरो। अगर ये चार्ज आपका चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि आपके कंडक्टर में से या आपके रजिस्टर में से या आपके सर्किट के किसी भी एलिमेंट्स में से या सर्किट के किसी भी हिस्से में अगर चार्ज आपका स्टिल हो गया, यानी स्टिल होने का मतलब ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन रुकना, मूवमेंट करना स्टॉप कर देता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता रहता है, लेकिन अगर वो मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड है का मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ कोई चार्ज जो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स कि करंट आपका जीरो होगा। मीन इफ द चेंज इन चार्ज इज जीरो, देन देर इज जीरो मूवमेंट ऑफ चार्जेस विच इज फिजिकली इम्पॉसिबल, जो मैं भी बता रहा हूँ आपको, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन नेवर स्टॉप मूवमेंट और द नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज जीरो। ठीक है, नेट फ्लो, यानी मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट ए और पॉइंट बी अगर हम अस्यूम कर रहे हैं अपने कंडक्टर पे, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो है वो मूवमेंट हो रही है, लेकिन मूवमेंट इस तरह से हो रही है कि लेट से 10 इलेक्ट्रॉन पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन ही वापस पॉइंट ए की तरफ आ रहे हैं। तो इस तरह से नेट फ्लो आपका इक्वल हो जाता है। तो जब नेट फ्लो इक्वल हो जाए तो फिर चार्ज का चेंज आपका जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स कि आपका करंट जीरो हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर आपका चेंज इन चार्ज कांस्टेंट है, इसका मतलब है द इलेक्ट्रॉन्स कीप्स ऑन मूविंग स्टेडीली, यानी मुस्तकिल रफ्तार से, मुस्तकिल स्पीड से आपके इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में किसी में आपके जा रहे हैं, यानी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी और फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। ठीक है,
और इस केस में हम जो करंट है उसको लिखते हैं दैट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि आपका चार्ज की मूवमेंट कांस्टेंट हो गई है और टाइम वो टाइम है जिसके अंदर आपका वो चार्ज मूव हुआ है। यानी आपका ये जो फार्मूला है ये फिर सिंप्लीफाई होकर ऐसे लिखा जा सकता है। और इस केस में हम समटाइम इसको एवरेज करंट भी कहते हैं, और जो चार्ज मूवमेंट है इसको एवरेज चार्ज मूवमेंट भी कह देते हैं। एंड दैट दिस विल बी अ टाइम के जिसकी टाइम के अंदर ये एवरेज चार्ज मूवमेंट हुई। उसके बाद है इफ द चेंज इन चार्ज इज वेरिएबल, यानी अगर आपका चेंज इन चार्ज वेरिएबल है, विच मीन्स कि जो मैंने पहले आपको मिसाल दी है कि भाई 10 इलेक्ट्रॉन आपके पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं, 10 आपके पॉइंट एक ही तरफ आ रहे हैं, तो आपका वो नेट चार्ज फ्लो जीरो हो गया। लेकिन अगर लेट से कि कभी 5 बी की तरफ जा रहे हैं, 10 बी से ए की तरफ आ रहे हैं, कभी दो जो हैं वो आपके बी से ए पे आ रहे हैं और 10 आपके ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब अगर इस तरह की सिचुएशन हो रही है तो दैट मीन्स कि आपका जो चेंज इन चार्ज है वो वेरिएबल है, तो दैट मीन्स कि फिर आपका करंट भी वेरिएबल होगा, वो चेंज हो रहा होगा। ओके जी, अब इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम बात करते हैं नेगेटिव करंट की और पॉजिटिव करंट की। तो नेगेटिव करंट या पॉजिटिव करंट फिजिकली तो कुछ नहीं होता, लेकिन हमें हमेशा इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि जब भी हम सर्किट का एनालिसिस करेंगे और हम फिजिकल सर्किट आगे चल के देखेंगे तो वहाँ पे आपको रियलाइज भी हो जाएगा कि हम एक रेफरेंस डायरेक्शन लेते हैं अपने करंट की। लेट से हमारे पास हमारे सर्किट में एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और हमने ये एस्टेब्लिश कर लिया कि भाई पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ अगर करंट जाएगा तो वो करंट आपका पॉजिटिव करंट होगा। लेकिन लेकिन अगर अब हमने ये एक रूल बना लिया कि भाई ए से बी की तरफ करंट जाएगा तो वो पॉजिटिव करंट होगा, लेकिन अब अगर ऐसा नहीं हो रहा, अगर ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि ए से बी की हमारा जो करंट वो रेफरेंस हो गया ना, तो अगर ऐसा नहीं हो रहा कि अब करंट एक्चुअली बी से ए की तरफ जा रहा है तो वो नेगेटिव करंट हो जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव करंट एंड पॉजिटिव करंट। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है फिजिकल एनालॉजी दैट हेल्प्स विजुअलाइज इलेक्ट्रिक करंट इज दैट ऑफ वाटर फ्लो। चार्जेस आर विजुअलाइज्ड एज वाटर पार्टिकल्स, तो मतलब इस तरह से भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपका करंट क्या है। ओके, तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताइए कि अगर आपका जो चार्ज फ्लो है वो कांस्टेंट हो जाए तो आप लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर आपको चार्ज फाइंड करना हो कि कितना चार्ज है तो आप इस इक्वेशन को चार्ज के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। देन चार्ज विल बी इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी। ओके जी, अब इसमें जी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप आ गई। प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप का मतलब ये है कि अब तक जो हमने सीखा है एक मैथमेटिकल फार्मूला या इक्वेशन जो हमने सीखी है वो आपके सामने ये है। अब इसकी बेस पे अगर आपका कोई प्रॉब्लम आता है, अब इसकी बेस की प्रॉब्लम क्या हो सकता है, अगर आप इस फार्मूले को देखें तो इस फार्मूले में तीन चीजें हैं। एक आपका करंट है, एक आपका चार्ज है, तीसरा आपके पास टाइम है। उसी तरह से यहाँ पे भी चार्ज है, टाइम है और करंट है। तो मतलब इन तीनों में से कोई एक चीज, आप दो चीजें आपको गिवन होंगी तो आप तीसरी फाइंड कर सकेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप इसी से मुतल्लिक है कि इफ द चार्ज इज गिवन डिटरमिन द करंट बाय डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, अगर आपको चार्ज गिवन है तो आप इसको डेरिवेटिव लेंगे तो करंट आ जाएगा, और अगर करंट नोन है तो फिर आप क्या करेंगे, उस करंट का वो आप इंटीग्रेट करेंगे और आपके पास चार्ज आ जाएगा। दोनों सूरत में आपको टाइम वेरिएबल भी गिवन होगा, तभी तो आप फाइंड कर सकेंगे ना। ठीक है, मतलब दूसरी चीज भी गिवन होगी लाजमी तौर पर। तो अब ये आपके पास ये एक सैंपल प्रॉब्लम है, इसको मिलकर सॉल्व करते हैं। कि हमारे पास ये चार्ज है क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 4 टाइम 10 का पावर माइनस 3 इंटू साइन ऑफ 120 पाई टी कोलम। यानी ये आपका चार्ज है, मतलब ये एक साइन वेव सी बनाता है आपका ये चार्ज है। तो करंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। डी बाई डी टी ऑफ 4 इंटू 10 का पावर माइनस 3 साइन ऑफ 120 पाई टी। तो आप देखें कि साइन का डेरिवेटिव जो है वो कॉज होता है, तो देखिए कॉज ऑफ 120 पाई टी आ गया। उसके बाद चूंकि अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो
ये जो अंदर नंबर होता है 120 120 पाई, इसका भी आपको डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 120 पाई आपके पास आ जाएगा। तो ये 120 पाई वो वाला नंबर आ गया है। और ये 4 × 10⁻³ ऑलरेडी आपके पास आ रहा है। तो बहरहाल आप ये चूंकि आपके पास करंट है, तो करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, तो इसलिए आप नोट करें कि यहाँ पे कॉलम था, इधर ये आपके पास इक्वेशन में एम्पेयर आ गया। और एक और चीज नोट करें कि ये 10⁻³ आपका मिली हो सकता है, तो इसलिए जो है एम्पेयर की बजाय यहाँ पे 10⁻³ हटा दिया गया है और यहाँ पे लिख दिया गया है मिली एम्पेयर। और उसके बाद ये इसको जरा सिंप्लीफाई करके तो आपके पास ये करंट की वैल्यू आ गई है। ये नंबर जो है आप लोग इसको वेरीफाई कर लेना, मुझे लगता है कि ये मुझसे गलती से लिखा गया है, ये गलत है। आई थिंक ये होना चाहिए 480 पाई, नॉट 0.480 पाई, 480 पाई। तो ये आप करेक्शन कर लें, बाकी करना इसी तरह सही है। ओके जी, एक और प्रॉब्लम है। अब इस सिचुएशन में आपको करंट गिवन है, यहाँ पर आपको चार्ज गिवन था। तो करंट गिवन है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें एक चार्ज का फंक्शन गिवन था, तो इसलिए टाइम की जो वैल्यू है वो एक्सप्लिसिटली, यानी अलग से आपको टाइम नहीं रिक्वायर्ड था। तो मतलब ये फंक्शन था, तो आपके पास आंसर में भी एक फंक्शन आ गया है। लेकिन यहाँ पर चूंकि आपने इंटीग्रेट करना है, तो दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत ये हो सकती है, एक केस ये हो सकता है कि आपको टाइम गिवन हो और उस टाइम तक आपने चार्ज फाइंड करना है। और अगर टाइम ना गिवन हो तो फिर इसी तरह का एक फार्मूला आपके पास आ जाएगा चार्ज का। तो दोनों केसेस डिस्कस कर लेते हैं। पहले केस में है कि आपने 0 से 1 सेकेंड तक कितना चार्ज है वो कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से ये करंट आपका प्रोड्यूस हुआ है। तो सिंपल है जी, आपने इंटीग्रल में 0 to 1 लिखा, टाइम की लिमिट। और उसके बाद जो है e⁻⁻²x, यानी सिंपली कंफ्यूजन से बचने के लिए ई जो टी है उसको एक्स कर दिया गया है, अदरवाइज ये टाइम ही है। तो आप एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो e⁻⁻² आ गया। और फिर इसका आपने जब इंटीग्रल लेना है तो इसकी वजह से -1/2 यहाँ पर आ गया है। और ये उसके बाद इंटीग्रेशन लिमिट आ गई, इंटीग्रेशन लिमिट हमने अप्लाई कर दी, तो आपके पास आ गया यानी e⁻0 जहाँ पर 1 हो गया, और ये -1/2 आ गया, तो इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। फिर ये 1/2 और ये 1/2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो आपके चार्ज की जो वैल्यू है वो आ गई 1/2, 1 - e⁻²। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि यूनिट्स क्या होता है। तो अगर आप लोगों को समझ आ रहा है कि यूनिट क्या होगा, तो ज़रा कमेंट्स में करके लिख के बताएं इस वीडियो के कमेंट्स में कि यहाँ पे चार्ज का यूनिट क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, नज़र आ रहा है क्लियरली। ऊपर अगर आप गौर से देखें करंट की गिवन वैल्यू से, तो आपको बहुत क्लियर ही नज़र आ रहा है कि चार्ज का यूनिट क्या होना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो अब दूसरी सिचुएशन आ गई कि अब आपको चार्ज फंक्शन फाइंड करना है, विच मीन्स कि अब आपने जो आपका फार्मूला है -∞ to t वाला, वो वाला आपने अप्लाई कर दिया, यानी q(t) = -∞ to t, तो I(x) dx। तो यहाँ पे IF की वैल्यू पुट कर दी, और इसकी जगह जो है आपका 0 आ जाएगा। यानी आपका जो टाइम है वो चूंकि करंट आपका 0 है, व्हेन t इज लेस देन 0, इस वजह से ये जो आपकी लिमिट है ये आपकी 0 to t हो जाएगी। तो इसलिए आप ये नीचे देखें कि q(t) = 0 to t एक्सपोनेंशियल -2x dx। और उसी तरह से इसको हमने जहाँ जैसे यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया, बिल्कुल वैसे इंटीग्रेट किया है, और ये लिमिट्स पुट कर दिए, तो अब आपके पास ये क्या आ गया, ये चार्ज आ गया है। तो यहाँ पर भी चार्ज का एक यूनिट होगा, तो वो भी आप लोग जरा कमेंट्स में बताएं कि इसमें चार्ज का यूनिट क्या होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये एक और प्रॉब्लम है, इसी उसी फार्मूला जो करंट का और चार्ज का रिलेशनशिप है उसका। अब आपको चार्ज एक वेव फॉर्म में गिवन है, तो इस पे आप लोगों ने वही अप्लाई करना है। हेयर वी आर गिवन द चार्ज फ्लो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आप देखें कि यानी ये ग्राफ क्या बता रहा है कि यानी 0 मिली सेकेंड से 2 मिली सेकेंड तक आपका जो चार्ज है वो पहले था 10 पिको कूलम,
और उससे कम होते होते ये आपका हो गया -10 पिको कूलम। और फिर ये आपका जो चार्ज है 2 मिली सेकेंड से 3 मिली सेकेंड तक एकदम इंक्रीज कर गया, और यहाँ पे इंक्रीज करके तो ये -10 पिको कूलम से +30 पिको कूलम हो गया। 3 से 4 मिलीसेकंड तक ये कांस्टेंट 30 पिको सेकंड रहा, और फिर 4 से 5 मिलीसेकंड तक ये गिर के नीचे 10 पिको कूलम हो गया, और 5 to 6 मिलीसेकंड के दरमियान ये फिर कांस्टेंट हो गया है, ये 10 पिको कूलम पर ये कांस्टेंट हो गया है। तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा जी, ये यानी इन लाइनों के लिए आपको एक फंक्शन लेना पड़ेगा। यानी जैसे ये लाइन है, तो ये एक फॉलिंग लाइन है, इसका आपको स्लोप फाइंड करना होगा। तो स्लोप के फार्मूले में क्या करते होते हैं, y2 - y1/x2 - x1। तो यहाँ पे आपका जो y है वो चार्ज है, और जो x है वो टाइम है। तो यहाँ पे मतलब इस 2 मिली सेकेंड टाइम पे जो चार्ज है वो है -10 पिको को ना, तो -10 × 10⁻12। और 0 मिली सेकेंड पे जो है वो है नेगेटिव +10, तो 10⁻12 कोलम। और आपके पास 2 मिली सेकेंड यानी 2 टाइम 10⁻³ और -0 मिली सेकेंड, और कोलम अपॉन सेकेंड, यानी ऊपर जो है चार्ज है, नीचे टाइम है। चार्ज का यूनिट कोलम है, टाइम का यूनिट सेकेंड है, तो इस तरह से आ गया। तो आपका स्लोप आ गया -10 टाइम 10⁻9 कोलम पर सेकेंड। तो इसको अब अगर वो लाइन में डालें और इसका वो डेरिवेटिव आप लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा -10, -10 सिंपली आ जाएगा। यानी इसकी इक्वेशन बनती है, आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करके देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है। यानी आपके पास y = mx + c, ये वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है। तो जाहिर है ये इसमें जो भी वैल्यूज आ देंगी, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे d/dx, यानी यहाँ पे आपका होगा d/dt। तो जब आप x के लास्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, आपका सिर्फ क्या रह जाएगा, m रह जाएगा। और वही आपका ये आ गया m। तो मतलब इस तरह से आप जो है डेरिवेटिव लेके तो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, उसके बाद देखें कि आप ये 2 से 3 मिली सेकेंड तक इंक्रीज कर गया, तो अब आपका जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा आएगा, तो वो आपका 2 से 3 मिली सेकेंड तक वो वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद 3 से 4 तक कांस्टेंट हो जाता है, तो नोट करें कि आपका करंट भी जीरो हो गया, यानी चार्ज कांस्टेंट तो डेरिवेटिव जीरो, तो इसलिए आपका करंट जीरो। फिर आपका करंट नेगेटिव हो गया, और ये आपका फिर आपका यहाँ पे 5 to 6 मिली सेकेंड तक आपका चार्ज फिर कांस्टेंट हो गया था, तो इसलिए आपका करंट भी जीरो है। तो यहाँ पे आखिर में बस एक चीज बताता चलता हूँ कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव करंट का क्या मतलब होता है और नेगेटिव करंट का क्या मतलब होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है रेफरेंस डायरेक्शन की, यानी लेट से ये आपका कंडक्टर है, और इस वेव फॉर्म के मुताबिक आपके पास करंट है -10 नैनो एम्पेयर, फिर आपका +40 नैनो एम्पेयर, फिर 0 नैनो एम्पेयर, -20 नैनो एम्पेयर, और फिर 0 नैनो एम्पेयर। तो 0 नैनो एम्पेयर का मतलब तो हो गया कि भाई चार्ज तो रुक गए हैं एक तरह से, या नेट फ्लो ऑफ चार्ज आपका जीरो हो गया है, यानी चार्ज फ्लो कांस्टेंट हो गया है, इक्विलिब्रियम सा हो गया है यहाँ पर। और नेगेटिव का मतलब ये है कि लेट से आपकी रेफरेंस डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो या फ्रॉम ए टू बी। तो नेगेटिव का मतलब है कि एक्चुअली 0 से 2 मिली सेकंड तक जो करंट है आपका, वो आपका बी से ए की तरफ जा रहा है, और 2 से 3 मिली सेकंड में करंट आपका सही डायरेक्शन में ए टू बी जा रहा है। फिर 4 से 5 मिली सेकंड के दरमियान आपका करंट अगेन बी से ए की तरफ जा रहा है। और जबकि 3 से 4 मिली सेकंड में और 5 से 6 वाले इंटरवल के अंदर आपका जो करंट है वो नेट फ्लो ऑफ चार्जेस जीरो है। ओके जी, तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी अगली इंपॉर्टेंट क्वांटिटी की, विच इज दी वोल्टेज।
तो ये अगेन थोड़ी सी और एग्जांपल हैं पॉजिटिव करंट और नेगेटिव करंट की। तो ये करंट पॉजिटिव है बिकॉज इट इज फॉलोइंग दी रेफरेंस डायरेक्शन। और ये करंट आपका नेगेटिव 3 एम्पेयर है, क्योंकि ये वाला जो करंट है आपका ये नेगेटिव है बिकॉज इट वाज नॉट फॉलोइंग दी रेफरेंस डायरेक्शन। इसी तरह से आप ये इसमें देख सकते हैं कि ये और करंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि भाई ये करंट आपका ए टू बी करंट है। अ, ये पॉजिटिव है, ये वाला ए टू बी नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है कि यहाँ पे रेफरेंस डायरेक्शन है बी टू ए, जबकि करंट जा रहा है ए टू बी, तो नेगेटिव हो गया। यहाँ पे रेफरेंस डायरेक्शन भी ए टू बी है और करंट भी ए टू बी जा रहा है, तो पॉजिटिव करंट हो गया। एंड सिमिलर कमेंट्स आप इसके बारे में भी कर सकते हैं। ओके जी, तो अब हम बात करते हैं वोल्टेज की। वोल्टेज क्या है? तो meaning this is the second important quantity in circuit analysis and in general in electrical engineering and electronic engineering और related fields के अंदर ये दूसरी सबसे ज्यादा important quantity है। तो वोल्टेज अक्रॉस अ कंपोनेंट इज आल्सो फंक्शन ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये है कि हमने अभी पढ़ा है कि करंट क्या है आपका, डी क्यू बाई डी टी है। तो आप यानी ये दिस करंट आपका चार्ज पर डिपेंडेंट है, इसी तरह से आपका वोल्टेज भी चार्ज पर डिपेंडेंट है। वोल्टेज को पोटेंशियल भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? वोल्टेज इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। स्टेटमेंट को मैं फिर पढ़ता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि वोल्टेज इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल में भी आप लोगों ने सुनी हो फिजिक्स की, जब आप पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ते होंगे तो वहां पर आपकी एग्जांपल ली जाती है कि आपके पास एक ईंट है, आप उस ईंट को जमीन से उठा के किसी कमरे की छत पे ले जाते हैं। तो जब आप उसको जमीन से उठा के कमरे की छत पे ले जाते हैं तो वो ढेर सारी पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेती है कि मतलब आप उसको छत से नीचे स्लाइड करें, उसको नीचे आप गिराएं, तो वो नीचे जाके अल्लाह न करे कोई नीचे बंदा खड़ा हो तो वो उस बंदे को शहीद भी कर सकती है। लेकिन अगर कोई बंदा नीचे नहीं खड़ा और वो जमीन पे गिरती है, तो वो जमीन पे गिर के, अगर जमीन जो है वो खाली जमीन है, पक्की जमीन नहीं है, उस पर कोई फ्लोर नहीं बना हुआ, तो वो जमीन के अंदर हल्का सा जो है वो क्या कहना चाहिए, गड्ढा बना देती है। और अगर वहां पे ना हो तो कोई पक्की जगह हो, कोई सड़क हो या कोई फ्लोर लगा हो, तो उसके गिर पे वो खुद टूट जाती है। तो खुद उसका खुद टूटना, जो उसका गड्ढा बना देना, इस चीज की निशानी है कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद थी। इसी तरह से जब चार्जेस को आप किसी भी तरह से विद इन द सर्किट किसी एक पॉइंट ए से किसी दूसरे पॉइंट बी पे लेके जाते हैं, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, लाइक द मूवमेंट ऑफ द ब्रिक, आप उन चार्जेस के अंदर एनर्जी भर रहे हैं, आप उनको एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है? एंड दैट कॉजेस द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ द चार्जेस। ठीक है? तो ये वोल्टेज की सन आप देखें ना, आप उसकी वजह से ये है, तो आपने जबरदस्ती चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके गए हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक प्रेशर बिल्ड हो गया है। तो जब भी आप उनको फ्री करेंगे तो वो वापस अपने उस साइड पे जाएंगे जहाँ पे उनकी एनर्जी जो वो रिलीज हो जाए और वो न्यूट्रल हो जाए। तो लेकिन इसी तरह का फिनोमेना चलता रहता है, तो ये फिनोमेना बिकम्स दी वोल्टेज। और यही जो वोल्टेज है, इट बिकम दी ड्राइविंग फोर्स दैट पुशेज इलेक्ट्रॉन थ्रू दी कंडक्टर। तो मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन क्या है जी? इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है दैट वी ऑफ टी, द वोल्टेज, इज इक्वल टू डी डब्ल्यू ऑफ टी बाई डी क्यू ऑफ टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। अच्छा, अब जिस तरह से हमने करंट के बारे में बात की है कि आपका करंट जो है वो जीरो था, कांस्टेंट था और वेरिएबल था, तो इसी तरह के कमेंट्स हम वोल्टेज के मुतालिक भी कह सकते हैं कि आपका वोल्टेज जीरो होगा व्हेन चार्ज हैज गेन्ड और लॉस्ट जीरो एनर्जी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ द चार्जेस अगर वो जीरो है,
तो वोल्टेज आपका जीरो होगा। आपका ये जो वोल्टेज है ये कांस्टेंट होगा अगर चार्जेस हैव गेन्ड और लॉस्ट कांस्टेंट एनर्जी। ठीक है, अगर कांस्टेंट एनर्जी गेन या लॉस हुई है तो फिर जाहिर है आपका वोल्टेज कांस्टेंट होगा। और वोल्टेज आपका वेरिएबल को होगा अगर एनर्जी गेन और एनर्जी लॉस जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यानी कभी एनर्जी लॉस हो रहा है कभी एनर्जी गेन हो रहा है, तो दैट वुड बी योर वेरिएबल वोल्टेज। अच्छा, अब ये जो मैंने पहले आपसे बात करा था ये वही है, द वोल्टेज इज क्रिएटेड बाय डूइंग वर्क ऑन चार्ज एट एडिंग पोटेंशियल टू द चार्जेस। दिस पोटेंशियल causes the charges to move and this movement causes energy exchange। ठीक है जी। द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट। टू पॉइंट्स हैव अ वोल्टेज डिफरेंशियल ऑफ 1 वोल्ट इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज गेन्स और loses 1 joule of energy when it moves from one point to other point. That is 1 volt is equal to 1 joule over 1 coulomb। अब चार्ज जो है आपका, ये लाइक करंट ये भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने की सेंस है, आप उसको जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दैट इफ चार्ज गेन्स एनर्जी मूविंग फ्रॉम ए टू बी देन बी हैज हायर वोल्टेज देन ए। इस स्टेटमेंट में फिर पढ़ता हूँ फिर इससे बात करते हैं। दैट चार्ज गेन्स एनर्जी फ्रॉम ए टू बी देन बी हैज हायर वोल्टेज देन ए। यानी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के एग्जांपल को जहन में लेके हैं कि आपके एटम के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शेल्स के अंदर होती है। और शेल्स क्या होते हैं, बेसिकली दे दोज आर एनर्जी लेवल्स। कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से यानी एक शेल से ऊपर जाए तो वो एनर्जी गेन करता है। एनर्जी गेन क्यों करता है? क्योंकि उसको हायर एनर्जी शेल पे जाना है, इसलिए वो एनर्जी गेन करता है। लेकिन अगर उसी इलेक्ट्रॉन को नीचे आना है तो वो एनर्जी लूज करेगा क्योंकि उसको लोअर एनर्जी लेवल पर आना है। तो इसी तरह से अगर आपका चार्ज उसने बी पे जाना है और बी पे जाके वो एनर्जी गेन कर रहा है तो दैट मीन बी लाजमी तौर पर हायर पोटेंशियल पर है और ए आपका लोअर पोटेंशियल पर है। लेकिन अगर उल्टी बात है, दैट इफ इट लूजेज एनर्जी फ्रॉम देन बी हैज लोअर वोल्टेज। यानी अगर ए से बी पे जाके आपका 1 कूलम चार एनर्जी लूज करता है तो दैट मीन्स कि फिर आपका ए ज्यादा वोल्टेज पे है, बी आपका लो वोल्टेज पर है। अच्छा जी, वोल्टेज इज ऑलवेज मेजर्ड इन अ रिलेटिव फॉर्म एज द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। यानी इसी तरह से हम हमेशा बात कर रहे होंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल है यहाँ पे पोटेंशियल है और आपका वोल्टेज क्या होगा, इन दोनों पोटेंशियल्स का डिफरेंस रहेगा। ओके जी, तो अब जनाब आगे जी कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम उसी डेफिनेशन से मुतालिक हैं कि द नंबर वी, यहाँ पे ये नंबर वी की बात हो रही है, इज पॉजिटिव। यानी अब हम ये सेंस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिव वोल्टेज कब होता है और नेगेटिव वोल्टेज कब होता है। इफ द नंबर वी इज पॉजिटिव, if the number v is positive, point A has v volts more than point B। यानी ये जो पॉइंट ए है इस पे ज्यादा पोटेंशियल है, कितने वोल्ट्स? v वोल्ट्स। किसके हिसाब से, किसके रिस्पेक्ट से? b के रिस्पेक्ट से। लेकिन अगर उल्टा है, दैट इफ द नंबर v इज नेगेटिव देन पॉइंट ए हैज v वोल्ट्स लेस देन पॉइंट b। यानी अगर ये नेगेटिव नंबर है, यानी मिसाल के लिए लेते हैं, लेट से ये आपका +5 वोल्ट है, तो +5 वोल्ट का मतलब ये है दैट 5 वोल्ट्स, दिस पॉइंट ए हैज 5 वोल्ट मोर देन पॉइंट बी। लेकिन अगर ये -5 है तो इसका मतलब है दिस पॉइंट ए हैज 5 वोल्ट लेस पोटेंशियल देन पॉइंट बी। इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द पॉजिटिव नेगेटिव साइन डिफाइन द रेफरेंस पोलैरिटी। पोलैरिटी इज अ वे ऑफ टेलिंग विच टर्मिनल हैज हायर पोटेंशियल। यानी करंट के लिए हम एक एरो साइन का इस्तेमाल करेंगे और वोल्टेज के लिए हम प्लस और माइनस का इस्तेमाल करेंगे। तो जो प्लस और माइनस है वो पोलैरिटी को इंडिकेट करते हैं और एरो साइन जो वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो मतलब अगर पॉइंट ए पे पॉजिटिव लिखा है और पॉइंट बी पे नेगेटिव लिखा है
तो इसकी सेंस ये बनेगी कि जो आपका पॉइंट ए है वो बी के लिहाज से हायर पोटेंशियल पर है, लेकिन अगर वो उल्टा हो तो फिर वो हमारे हमारे लिए ये होगा कि जो आपका बी है वो ए से हायर पोटेंशियल पर है। यानी ये नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस ये रेफरेंस पोलैरिटी बताते हैं कि इस तरह से है। और इसी रेफरेंस पोलैरिटी के हिसाब से ही हम +5 वोल्ट या -5 वोल्ट की बात करते हैं कि अगर +5 वोल्ट है दैट मीन्स कि आपका जो एक्चुअली में वोल्टेज है वो इस पोलैरिटी के मुताबिक है। लेकिन अगर ये -5 वोल्ट है तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपका वोल्टेज इस पोलैरिटी को फॉलो नहीं कर रहा। जैसे हमने पहले करंट के बारे में बात की है कि अगर आप करंट का आपका करंट एक रेफरेंस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर वो रेफरेंस डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा तो वो आपका नेगेटिव होगा। इसी तरह से आपका पॉइंट ए टू बी जो वोल्टेज है अगर वो रेफरेंस पोलैरिटी को फॉलो कर रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर वो रेफरेंस पोलैरिटी को फॉलो नहीं कर रहा तो वो नेगेटिव होगा। अच्छा, इसी के मुतालिक ये छोटी छोटी चीजें हैं इसी इसी सेंस को डेवलप करने के लिए कि भाई ये आपका V1 = 2 वोल्ट लिखा है तो इसका क्लियर मतलब है दैट पॉइंट हैज 2 वोल्ट्स मोर देन पॉइंट बी। और ये सेकंड एग्जांपल में देखें कि यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट ये V2 आपका -5 वोल्ट है तो इसका क्या मतलब है दैट नाउ पॉइंट ए हैज 5 वोल्ट लेस देन पॉइंट बी। इसी तरह से वोल्टेज को हम पॉजिटिव नेगेटिव से भी इंडिकेट करते हैं, और हम वोल्टेज को जो टर्मिनल्स के नाम है उनसे भी इंडिकेट करते हैं। जैसे अगर आप लिखते हैं ये V1 = 2 वोल्ट है तो इसको ये भी लिखा जा सकता है दैट VAB = 2 वोल्ट। और इसी तरह से यहाँ पे आपका जो V2 है ये -5 वोल्ट है, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज VAB = -5 वोल्ट। और एक और भी यहाँ पे है कि VAB = -VBA। तो इसकी एक और सेंस भी डेवलप होती है तो उस पर हम बाद में बात करते हैं कि VAB और VBA इसका क्या मतलब होता है। अब आ गया जी वोल्टेज और एनर्जी का ताल्लुक, और उसके बाद हम पावर पे बात करेंगे। वोल्टेज इज अ मेजर ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज। चार्जेस मूविंग बिटवीन पॉइंट्स विद डिफरेंट वोल्ट्स एब्जॉर्ब और रिलीज एनर्जी। They may transfer energy from one point to another। जैसे ये एग्जांपल है कि आप अगर आपके पास एक टॉर्च लाइट है, उसकी ये बैटरी है, उसका सेल है, उसके अंदर जो मौजूद है ये उसका सेल है, और टॉर्च के फ्रंट पे जो है ये उसका एक छोटा सा लैंप लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, ये एलईडी लगी हुई है, छोटी सी एलईडी। तो अगर आप वो अपनी फ्लैश लाइट का अपनी टॉर्च का आप जो बटन है उसको प्रेस करते हैं तो इसका मतलब ये स्विच क्लोज हो जाएगा। जब ये स्विच क्लोज हो जाएगा तो ये आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है, यानी क्लोज्ड पाथ मुकम्मल हो जाता है, यानी सर्किट बन जाता है। जब सर्किट बन जाता है तो क्या होता है कि यहाँ से जो एनर्जी है वो इस लैंप को ट्रांसफर होती है, और ये लैंप आपका ग्लो करना शुरू कर देता है, आपको रोशनी देना शुरू कर देता है। तो ये किस लिए हो रहा है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द वोल्टेज। यानी वोल्टेज है इसके अंदर वोल्टेज है, वो वोल्टेज है वो फोर्स करता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो एनर्जी को इस बैटरी में से ले जाते हैं और वो ट्रांसफर कर देते हैं लैंप की तरफ, उसको लेके जाते हैं। तो लैंप जो क्या करता है उस एनर्जी को जो वो चार्जेस लेके आते हैं फ्रॉम द बैटरी उसको वो लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके जी, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड पावर। पावर का एक फार्मूला आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था कि भाई फिजिक्स के मुताबिक जो पावर है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसमें हमने देखा है अब इस फार्मूले में आप अगर dQ/dQ कर दें, यानी मैथमेटिकली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा इन वेरिएबल्स को रीअरेंज करें। रीअरेंज करने का मतलब ये है कि ये जो डी क्यू है उसको इस तरफ लेके आए, यानी डी टी की जगह लेके जाएं, और डी टी को आप डी क्यू की जगह लेके आए तो आपके पास आ गया dW/dQ, और ये dQ/dt आ गया। तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं
कि आपका जो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू है ये वोल्टेज होता है, वी होता है, और डी क्यू बाई डी टी आपके पास करंट होता है, आई होता है। तो दैट मीन्स कि इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सर्किट एनालिसिस, इन एनी सर्किट, जो पावर है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अब यहाँ पे मैं एक बात बताने लगा हूँ, और वो बात जो है आप लोगों ने अभी लिख लेनी है। आगे जाके सर्किट जो जब हम सोल्यूशन करेंगे तो तब ये जो बात है आपने इसको रखना है, जरा संभाल के रखना है, इसको समझ के रखना है। वो ये है कि जब हम पावर की बात करते हैं तो हम हमेशा पावर को रिलेट करते हैं ओवर अ सिंगल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। यानी मैंने आपको पहली स्लाइड पे दिखाया था कि एक आपके पास जनरल सा सर्किट है, उसके अंदर एलिमेंट 1 से लेकर एलिमेंट 7 तक थे आई थिंक, या एलिमेंट 6 तक थे, या 8 तक थे, जितने भी थे। तो अगर मैं एलिमेंट 1 की पावर की बात करूंगा तो मैं, इसका मतलब ये है कि मैं उसी एलिमेंट के वोल्टेज को और उसी एलिमेंट के करंट को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वो उस एलिमेंट की पावर बन जाएगी। ठीक है, अगेन रिपीट करता हूँ कि मेरे पास अगर एलिमेंट 1 है मेरे सर्किट के अंदर, और उस एलिमेंट 1 के अक्रॉस लेट से वोल्टेज है 5 वोल्ट, और उसमें से करंट पास हो रहा है 2 एम्पेयर, तो मैंने उसी का वोल्टेज लेना है और उसी का करंट लेना है, उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वो उसी की पावर बनेगी। यानी मैं एलिमेंट 2 का वोल्टेज और एलिमेंट 3 का वोल्ट करंट लेके मल्टीप्लाई करूँ, और मैं ये कह दूं कि भाई ये एलिमेंट 1 की पावर है, तो ये ना सिर्फ गलत है बल्कि ये स्टुपिडिटी है, ये बेवकूफ़ी है। ठीक है। तो पावर का जो ताल्लुक है वो क्या है कि उसी एलिमेंट के साथ है जिस एलिमेंट की पावर के, जिस एलिमेंट के वोल्टेज या करंट की हम बात कर रहे होंगे। ओके जी, मजीद इस पे आप लोग इसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे। अब ये जनाब एक इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है, बिफोर वी टॉक मोर अबाउट पावर। ये प्रॉब्लम ये है कि अ कैम कोडर बैटरी प्लेट क्लेम्स that the unit stores 2700 मिली एम्पेयर आवर एट 7.2 वोल्ट। कैम कोडर समझने कि ये आपका एक कैमरा है पुराने ज़माने का, और उसके अंदर एक बैटरी है, और उस बैटरी की प्लेट, यानी उसके ऊपर एक छोटा सा लगा होता है ना स्टिकर, उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होता है कि इसका वोल्टेज कितना है, इसका करंट कितना है। तो ये वो प्लेट की बात हो रही है। क्लेम्स, क्लेम्स का मतलब उस पर लिखा हुआ है दैट यूनिट स्टोर्स टू 700 मिली एम्पेयर आवर, के यूनिट की जो, यानी बैटरी के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है दैट इज 2700 मिली एम्पेयर आवर। अच्छा, मैंने इस नंबर को एनर्जी बोल दिया है। क्या इसको एनर्जी कह सकते हैं? इस पे आप लोग जरा गौर करें, और या इसको कुछ और कहना चाहिए। ठीक है, तो आप जरा कमेंट्स में बताएं कि भाई ये मैंने सही बोला है या गलत बोला है। ठीक है। ओके, व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड। तो अब इसका फार्मूला, सबसे पहले चार्ज कैलकुलेट करते हैं। द नोटेशन 2700 मिली एम्पेयर आवर इंडिकेट्स दैट द यूनिट कैन डिलीवर 2700 मिली एम्पेयर फॉर 1 फुल आवर। यानी 1 घंटे तक ये 2700 मिली एम्पेयर ये वाली बैटरी आपको डिलीवर कर सकती है। और अगर आप टाइम बढ़ा दें, यानी अगर आप इसके 2 घंटे कर दें, तो आपका करंट कम हो जाएगा। यानी वो करंट आपका कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1350 मिली एम्पेयर, यानी उसका हाफ हो जाएगा। अगर घंटे 4 कर दें तो करंट और हाफ हो जाएगा। घंटे आप जो है वो इसके लेट से 10 कर देते हैं, तो आप 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो दैट देन आपका करंट हो जाएगा 270 मिली एम्पेयर। तो लेट से इसी पे फिलहाल बात करते हैं कि अब ये लिखा है कि वो जो यूनिट है वो कैन डिलीवर 27 मिली एम्पेयर फॉर 1 आवर, 1 फुल आवर, विच मीन कि ये चार्ज जो है आपका वो क्या हो जाएगा, 27 टाइम 10 का पावर -3 कोलम पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 3600, ये आवर्स हो गए, और इसको अपने सेकंड में कन्वर्ट करना है, सेकंड ओवर आवर इंटू आवर। तो ये आपके पास हो गया 9.72 टाइम 10 का पावर 3 कोलम्स। इसको और जरा आप सिंपल में अगर आप देखें तो सबसे पहले तो आप देखें कि ये जो आपके पास है ये लिखा हुआ है एम्पेयर आवर।
विच मीन्स कि ये है आपके पास आई इंटू एच का प्रोडक्ट। आवर, एच हो गया घंटे और आई हो गया करंट, तो ये हो गया आपका 2700 मिली एम्पेयर आवर। अब आपको कहा कि भाई ये क्या है, कि लिखा हुआ है कि ये 1 फुल आवर तक जो है वो इतना करंट डिलीवर कर सकती है। तो दैट मीन फिर करंट कितना हो गया आपका, यानी करंट आपका हो गया 2700। जैसे कि मैं पहले आपको बता भी रहा था कि 1 घंटे तक होगा तो 2700 मिली एम्पेयर हो गया, मिली एम्पेयर आवर ओवर 1 आवर। 1 आवर, तो ये आवर और आवर हो गए कैंसिल, और आपको करंट आ गया 2700 मिली एम्पेयर। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, चार्ज। तो चार्ज को आपने लाजमी, यानी करंट को आपने कन्वर्ट करना है चार्ज में। तो फार्मूला क्या है जी, वो पीछे हमने पढ़ा था कि करंट आपका होता है क्यू ओवर डेल्टा टी। तो आपका क्यू क्या हो जाएगा, क्यू आपका हो जाएगा आई मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। आई मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। तो आई आपका है 2700 मिली एम्पेयर, और डेल्टा टी आपका 1 आवर है, तो 1 आवर को आपने क्या करना है, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। इसलिए यहाँ पर ये आपका करंट है 2700 मिली एम्पेयर, ये आपके हो गए सेकंड्स, और उसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 9.72 10 10 का पावर 3 कोलम आपके पास चार्ज आ गया। ओके। तो अब ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो मैंने ऊपर लिखा है। ओके, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड आ गई आपके पास। वो फार्मूला जो है वोल्टेज की डेफिनेशन वाला फार्मूला, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। यानी आपका V होता है क्यू, W ओवर क्यू। तो दैट मीन्स के आपका जो एनर्जी है वो आ गया क्यू इन कोलम एंड वोल्टेज, वोल्टेज इन वोल्ट्स। तो आपका 9.72 10 10 का पावर 3 चार्ज आ गया कोलम्स में, और 7.2 वोल्ट्स हैं यहाँ पे गिवन है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपको आ गया 6.998 10 10 का पावर 3 जाउल्स। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया। यानी इस प्रॉब्लम के अंदर हमने एक तरह से वोल्टेज की डेफिनेशन को भी इस्तेमाल किया है और करंट की डेफिनेशन को भी हमने इस्तेमाल किया है। कि ये एक और एग्जांपल आ गई है। नाउ दिस एग्जांपल इज रिलेटेड टू पावर। आपको पावर कैलकुलेट करनी है। ये कोई एलिमेंट है इस बॉक्स का, ये एलिमेंट है, हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि इसका वोल्टेज है 3 वोल्ट, और इसमें से करंट पास हो रहा है 2 एम्पेयर। नोट करें, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि हम इसी का वोल्टेज की बात करें और इसी के करंट की बात करें। इसी के क्रॉस वोल्टेज है 3 एम्पेयर, और इसी में से करंट पास हो रहा है 2 एम्पेयर। तो इसलिए इसकी पावर क्या आ जाएगी, 6 वाट इसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, 6 वाट। ओके जी, नाउ देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव साइन कन्वेंशन। तो पैसिव साइन कन्वेंशन, दिस इज रिलेटेड विद पावर एंड आल्सो रिलेटेड विद वोल्टेज करंट एंड पावर। यानी तीनों चीजें जो हैं आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, और वो एक दूसरे की साइन और पोलैरिटी को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज पैसिव साइन कन्वेंशन। तो पैसिव साइन कन्वेंशन ये है कि पावर रिसीव्ड इज पॉजिटिव व्हेन पावर रिसीव्ड इज पॉजिटिव व्हाइल पावर सप्लाइड इज कंसीडर्ड नेगेटिव। यानी हमने अभी पावर की बात की थी, हमने ये बात नहीं की थी कि पावर आएगी कहाँ से और पावर जाएगी कहाँ पर। तो आप लोग वैसे भी अपनी जनरल लाइफ में देखें तो हमें वापस से पावर आ रही है, और हम उस पावर को खर्च कर रहे हैं अपने घरों में, अपनी फैक्ट्रियों में, अपने ऑफिसेज में, अपने मार्केट्स में। तो जगह जगह हम उसको कंज्यूम करें, तो पावर कहीं से आ रही है और पावर कहीं पे जा रही है। पावर कोई सप्लाई कर रहा है
और कोई उसको कंज्यूम कर रहा है, कोई उसको डिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे पैसिव साइन कन्वेंशन ये है कि अगर पावर होगी सप्लाइड तो वो होगी नेगेटिव, और अगर पावर होगी रिसीव्ड, कोई पावर रिसीव करेगा कोई एलिमेंट, तो वो पावर क्या हो गई, उसकी पॉजिटिव पावर होगी। ओके जी। तो आप उस पावर का रिलेशनशिप इस एलिमेंट के साथ है, ये एलिमेंट आपके पास है, और इसके क्रॉस देखें कि पोलैरिटी यानी लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पे नेगेटिव है, और आपका करंट जो है वो भी आपका ए टू बी फ्लो कर रहा है। तो अब जो इसकी जो पावर है, यानी इसका जो वोल्टेज है वो भी दैट इज अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस पोलैरिटी, और करंट भी है अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस डायरेक्शन। इसलिए दोनों वोल्टेज भी पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो आपके पास आ गई पॉजिटिव पावर। तो इसका मतलब यह है कि दिस एलिमेंट वॉट एवर इट इज रिसीविंग पावर, इट इज कंज्यूमिंग पावर, इट इज डिसिपेटिंग पावर। ओके। तो अब इसका एक और भी मतलब है, इसका एक और मतलब भी हम आगे चल के ये भी पढ़ेंगे कि पैसिव साइन कन्वेंशन का एक मतलब ये भी होता है कि जैसा कि हमने कहा कि अगर पॉजिटिव पावर है तो वोल्टेज भी आपका पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है। तो इसका एक मतलब आगे चल के हम इसको बार बार इस्तेमाल भी करेंगे कि इसी तरह से वोल्टेज और करंट भी आपस में रिलेट हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पैसिव साइन कन्वेंशन, अगर वोल्टेज पॉजिटिव है तो करंट आपका हमेशा ऐसे फ्लो करेगा, यानी कि अगर पॉजिटिव साइन इस तरफ है, नेगेटिव साइन इस तरफ है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो हायर पोटेंशियल है वो पॉइंट ए की तरफ है, और लोअर पोटेंशियल पॉइंट बी की तरफ है। तो अब आप सिर्फ लॉजिक को जगा कर रखें तो आप देखें कि आपकी एनर्जी का फ्लो कैसे होगा। आपकी एनर्जी का फ्लो हमेशा क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दैट मीन्स कि आपका जो एनर्जी है वो हमेशा, यानी करंट है आपका, वो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है। क्यों फ्लो करेगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे और लोअर पोटेंशियल पे है, और करंट आपका हमेशा क्या करता है, हायर से लोअर की तरफ फ्लो करता है। तो इसी यानी इसी हिसाब से हम करंट को फिर नेगेटिव पॉजिटिव भी क्या देते होते हैं कि भाई अगर आपका करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह है तो वो पॉजिटिव करंट होता है, लेकिन अगर वो किसी भी तरह से, हम ये देखेंगे एग्जांपल्स की पोलैरिटी आपकी ऐसे होगी कि पॉजिटिव सा इस तरफ है लेफ्ट पे, और आपका नेगेटिव जो है वो राइट पे है, लेकिन करंट आपका जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने के बजाय आपका वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, यानी उल्टा फ्लो कर रहा है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो कर रहा है। तो इस केस में वो करंट फिर नेगेटिव ले लिया जाता है। तो इस चीज को आप रोजा वीडियो रोक के तो आप ये पढ़िएगा कि इसका क्या मतलब है। इसी के अंदर ये सारा कुछ ही एक्सप्लेन किया है। दैट इफ voltage and current are both positive, the charges move from high to low voltage, high to low voltage, and the component receives energy. It is passive element. अगर अगर आपका कंपोनेंट है वो एनर्जी रिसीव करे तो वो आपका पैसिव एलिमेंट होता है। A consequence of this convention is that the reference direction for current and voltage are not independent if we assume passive elements। यानी अगर एलिमेंट पैसिव हो तो उसके लिए आपका करंट की डायरेक्शन और वोल्टेज पोलैरिटी दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, बल्कि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर यानी कि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, यानी गिवन द रेफरेंस पोलैरिटी, यानी अगर पोलैरिटी आपकी ये इस साइड पे पॉजिटिव है और इस साइड पे नेगेटिव है, और अगर आपका एलिमेंट पैसिव है, दैट मीन्स कि द करंट मस्ट फ्लो फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है जी। लेकिन अगर आपको ये गिवन हो कि आप, यानी आपको बताया गया हो कि इफ द रेफरेंस डायरेक्शन फॉर करंट इज गिवन, जैसे कि यहाँ से ए टू बी गिवन है, तो फिर दिस इज अंडरस्टूड कि इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ आपका नेगेटिव है। और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई आपका ये पॉजिटिव इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ है, और वोल्टेज आपका -10 वोल्ट है, तो इसका एक मतलब तो ये बनता है कि ये जो एलिमेंट है इट इज, इट्स का जो वोल्टेज है वो इस रेफरेंस को फॉलो नहीं कर रहा।
और लेकिन अगर इस रेफरेंस को फॉलो करेंगे तो ये जो रेड एरो है, दिस इज इंडिकेटिंग द राइट फ्लो ऑफ डायरेक्शन। ओके जी, तो आप जी पावर कैलकुलेशंस काम करते हैं, और पावर कैलकुलेशंस करते हैं अकॉर्डिंग टू दी अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट कि आपकी पावर जो पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, और आपका करंट पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। तो यहाँ पे जितनी भी एग्जांपल्स हैं उसके अंदर वोल्टेज और करंट के हमारे पास कांस्टेंट नंबर होंगे ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। तो पहले एग्जांपल में ये देखें कि डिटरमिन वेदर द एलिमेंट आर सप्लाइंग और रिसीविंग पावर एंड हाउ मच। तो सबसे पहले तो देखें कि ये एलिमेंट है कोई आपका, और इसमें से जो है करंट पास हो रहा है 4 एम्पेयर का, और ये जो करंट है, और जबकि पोलैरिटी वोल्टेज की आपको इंडिकेटेड है कि ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है। और हम ये देख सकते हैं कि ये जो करंट है आपका 4 एम्पेयर, वो इसके नेगेटिव पोलैरिटी वाले एंड से एंटर हो रहा है, विच मीन्स कि ये जो करंट है आपका ये एक्चुअली नेगेटिव करंट है, ये आपका नेगेटिव करंट है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका जो है 2 वोल्ट इंटू -4 एम्पेयर, तो -8 वाट आपकी पावर आ जाएगी। ठीक है जी, इसी तरह से आप सेकंड जे पे आ जाएं, तो यहाँ पे जो करंट है आपका ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। यहाँ पे भी करंट आपका नेगेटिव एंड से एंटर हो रहा है, पॉजिटिव से लीव कर रहा है। तो लेकिन करंट आपका -2 एम्पेयर है, तो बाय डेफिनेशन तो ये पावर आपकी रिसीव्ड पावर, सॉरी सप्लाइड पावर ही होगी, क्योंकि करंट आपका नेगेटिव एंड से एंटर हो रहा है। और तो इसलिए ये जो पावर है आपकी, यानी 2 वोल्ट इंटू, सॉरी 2 वोल्ट इंटू -2 एम्पेयर होगा, तो ये आपकी +4 वाट हो जाएगी। ये दो और एग्जांपल आपके पास आ गई हैं। यहाँ पर देखें कि करंट आपका 4 एम्पेयर है, इट इज एंटरिंग एट नेगेटिव एंड, तो ये 12 वोल्ट इंटू -4 एम्पेयर, तो ये आपकी -48 वाट आ जाएगी पावर। देखेंगे हमने ये टर्मिनल 1 और 2 यहाँ पे फर्ज कर लिए हैं, और आपका जो करंट है और इस तरह से इस तरफ पे भी हमने कर लिए। जबकि जो आपका करंट है वो I12 वो -4 एम्पेयर है, यानी वो 1 से 2 नहीं जा रहा, जो कि जिस तरह से होना चाहिए था, लेकिन वो जा रहा है 2 से 1 की तरफ, इसलिए ये I12 आपका -4 एम्पेयर है। तो इसलिए जो आपकी पावर है यहाँ पर, वो क्या आ गया, 12 इंटू -4 एम्पेयर, 12 वोल्ट इंटू -4 एम्पेयर, तो ये हो जाएगा आपका -48 वाट। और यहाँ पे जो आपका करंट है वो 1 से 2 की तरफ फ्लो कर रहा है और पॉजिटिव एंड से ही एंटर हो रहा है, तो इसलिए ये जो +8 वाट पावर है, मतलब 4 × 2 8 हो गया ना, तो ये 8 वाट पावर है, ये आपकी पॉजिटिव पावर होगी और ये पावर रिसीव्ड होगी। इसी तरह से जी ये आप और एग्जांपल्स भी इस वीडियो को रोक के सॉल्व कर सकते हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पावर है आपकी, ये अगर -20 है, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए कि आपका करंट की वैल्यू क्या होगी, अपनी तरफ से जो है यानी आपको करंट की एरो साइन गिवन है, तो दैट मीन बाय कन्वेंशन ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ये आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप लिखेंगे -20 वाट इज इक्वल टू VAB इंटू 5 एम्पेयर, यानी आपका जो करंट है, सॉरी करंट आपको गिवन है 5 एम्पेयर, तो 5 एम्पेयर आपका पॉजिटिव से एंटर हो रहा है। तो -20 वाट इज इक्वल टू VAB इंटू 5 एम्पेयर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वोल्टेज -4 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर पोलैरिटी ऑलरेडी गिवन है और करंट आपको फाइंड करना है, और ये आपकी पावर पॉजिटिव है, तो फार्मूले में लिखा आपने 40 वाट इंटू 5 वोल्ट इंटू -I, करंट आपका नेगेटिव से एंटर हो रहा है इसलिए -I, तो करंट आपका आ गया -8 एम्पेयर। ठीक है जी, तो ये और एग्जांपल इसी तरह की है, इनको आप जो है वो सॉल्व करें और देखें कि ये पावर किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है। तो सिंपल एक ट्रिक है आपके लिए, वो याद रखें
कि अगर तो पोलैरिटी आपको गिवन है, ठीक है, अगर आपको पोलैरिटी गिवन है तो यानी वोल्टेज पोलैरिटी गिवन है, और तो और करंट की डायरेक्शन भी आपको गिवन है, तो आपका करंट जो है वो एलिमेंट के, यानी कि एलिमेंट है आपके पास ये वाला, एलिमेंट के नेगेटिव एंड से एंटर हो रहा हो तो वो करंट नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अब वो करंट आपका पॉजिटिव एंड से एंटर हो जाए तो वो करंट आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर उस हिसाब से, यानी अगर नेगेटिव एंड से एंटर हुआ है तो करंट नेगेटिव हो जाएगा, वोल्टेज तो पॉजिटिव रहेगा, तो वोल्टेज इंटू करंट वो की नेगेटिव पावर हो जाएगी, वो पावर सप्लाइड हो जाएगी। और अगर करंट आपका पॉजिटिव से एंटर हो रहा है तो वो आपका जो मतलब पॉजिटिव हो रहा है, तो दैट मीन्स कि आपका जो करंट है वो पोलैरिटी को फॉलो कर रहा है, तो करंट भी पॉजिटिव और वोल्टेज भी पॉजिटिव, तो उसका प्रोडक्ट लेंगे तो आपको पावर पॉजिटिव आ जाएगी। अच्छा, अब अगर यहाँ पे इस प्रॉब्लम में कहीं पे पावर आपको गिवन भी है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर गिवन पावर है नेगेटिव, तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज पोलैरिटी एंड करंट डायरेक्शन वो सेम नहीं हो सकते अगर पावर गिवन नेगेटिव है। ठीक है, जैसा कि इस आंसर में देखें आपका वोल्टेज नेगेटिव आ गया है, करंट पॉजिटिव था। यहाँ पे देखें कि आपका जो करंट है वो नेगेटिव आया है, और वोल्टेज भी आपका नेगेटिव है, मतलब वोल्टेज और करंट दोनों नेगेटिव हैं, तो मतलब कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे पोलैरिटी और डायरेक्शन उनकी सेम है। तो अगर गिवन पावर अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स के वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन और पोलैरिटी मैच कर रहे हैं, और अगर वो गिवन पावर नेगेटिव है तो वोल्टेज और करंट जो है वो पोलैरिटी और डायरेक्शन उनकी मैच नहीं कर रहे। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को आप ज़हन में रखते हुए इस ऐसे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हम अगली वीडियो में मज़ीद बात करते हैं टैलियन थ्योरम की, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि एक गिवन सर्किट के अंदर आप पावर कैलकुलेट कैसे करते हैं, और टैलियन थ्योरम का इस्तेमाल करके आप किस तरह से पावर बैलेंस कर सकते हैं। और अगली वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि आपके सोर्सेस जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनकी टाइप्स, उनकी डेफिनेशंस, और उनका वी आई रिलेशनशिप जो है वो क्या होता है, तो वो हमने अंडरस्टैंड करना है। तो आप अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो वो आप लोग कमेंट्स में कह सकते हैं, और मैं उन सारे कमेंट्स को जो है वो आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। और लास्ट पे ये कहता है चलो कि सिर्फ वीडियो सुन लेने से आपको सर्किट एनालिसिस नहीं आएगा जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एक छोटी सी बात करके मैं इसको मज़ीद ख़त्म करता हूँ कि जितनी भी आप वीडियोस लेक्चर्स लेते हैं या क्लास में लेक्चर्स लेते हैं, जो कुछ भी किसी किसी भी तरह से सीखते हैं, तो चांसेस ये होते हैं कि वीडियो सुन के, लेक्चर सुन के आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं जो वीडियो वाला या लेक्चर वाला आपको डिलीवर कर रहा है, लेकिन वो फिर थोड़ी देर के बाद आपको भूल जाते हैं। तो भूलते इसलिए हैं कि आप इनपुट तो ले लेते हैं लेकिन आप खुद आउटपुट को नहीं देते। तो लर्निंग को सॉलिडिफाई करने के लिए, उसको पक्का करने के लिए, उसको सॉलिड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो है प्रैक्टिस करें, जो भी कॉन्सेप्ट सीखें आप उसको प्रैक्टिस करें। तो इस वीडियो में आप लोगों ने 3 फार्मूले सीखे हैं, करंट की डेफिनेशन सीखी है, वोल्टेज की डेफिनेशन सीखी है, और पावर की डेफिनेशन सीखी है। और उन उन डेफिनेशन के फार्मूले और कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने सीखे हैं, पोलैरिटी कैसे लेते हैं, करंट डायरेक्शन कैसे लेते हैं। तो जब तक इन कॉन्सेप्ट्स को आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में ही लेके आप उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको सर्किट एनालिसिस बस सुन के जो है ना वो नहीं आएगा आपको। ठीक है जी। सुनते रहिए लेक्चर, अच्छे लेक्चर सुनते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।